हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। अभी हम बात करेंगे ईएसआई साक्षात्कार को लेकर क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए इसके संदर्भ में। अभी जो है सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है, आप लोगों की साक्षात्कार जो है कि जल्द होने वाली है। लगभग आपको जल्द इस परिप्रेक्ष्य में हम कह रहे हैं कि समय साक्षात्कार में सुधार का आपको जो है कम से कम आपको चाहिए 1.5 से 2 महीना, 45 से 60 दिन कम से कम आपको चाहिए साक्षात्कार में सुधार के लिए। और इसके लिए आपको निरंतर रूप से प्रयासरत रहना होगा, तभी आप साक्षात्कार में बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। दोस्तों, इस बार जो आपको ईएसआई का जो पेपर हुआ है उसमें मुख्य परीक्षा में 200 अंक हैं और इंटरव्यू का जो अंक है वो 30 अंक है। इंटरव्यू का जो रोल है वो बहुत बड़ा होने वाला है, जैसा आप सोच रहे होंगे शायद उससे भी बड़ा होगा, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत सारे लड़के जो है कि 8 नंबर भी लाएंगे, बहुत सारे लड़के 24 नंबर भी पा सकते हैं, 20 से 24 अंक। और ये जोन में जो लड़के रहेंगे वो लगभग सुरक्षित हो जाएंगे। इसीलिए आप लोगों से ये मैं कह रहा हूँ बार बार कि इंटरव्यू को लेकर सचेत रहने की आवश्यकता है और इस पर काम करने की आवश्यकता है दोस्तों। और ख़ास करके ईएसआई का जो इंटरव्यू है वो अन्य इंटरव्यू की तुलना में भिन्न है। आखिर ये क्यों है, इस परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात जो ये है कि आपको ईएसआई के जो बच्चे हैं वो बिल्कुल पीटी माइंडेड हैं और पीटी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करके आए हैं पीटी में, और मुख्य परीक्षा में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही सोल्व करके आए हैं। तो जो हम लोग कमियां पा रहे हैं, जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, उनमें अंडरस्टैंडिंग की कमियां हैं और बहुत सारे जगह पर अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं कराया जा रहा है। और यही कारण है कि बहुत सारे बच्चे जो है जवाब जो दे रहे हैं उनमें सुधार नहीं हो रहा है। सबसे बड़ा कारण है कि यूट्यूब पे जो उत्तर आ रहा है, विभिन्न शिक्षकों जो द्वारा जो राय रखा जा रहा है, उन उत्तरों को लड़के जो है कि साक्षात्कार में बोल रहे हैं, जो कहीं से भी उचित नहीं है। आपको इंटरव्यू की रणनीति अलग होती है। पेपर के सारे मुद्दे को आप इंटरव्यू में नहीं रख सकते हैं। पेपर में जो है कि बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक के भी जो है कि आपको टिप्पणी छप जाते हैं, उनके विचार छप जाते हैं। तो उन उत्तरों को आपको जो है बैलेंस में रखना होगा। आपको सरकार की नीतियों के विरुद्ध नहीं जाना होगा, आपको सरकार के कार्यक्रमों का सपोर्ट करना होगा। और इसी परिप्रेक्ष्य में आपको अपने व्यक्तित्व को जो है कि ये संभावित करना होगा कि साक्षात्कार के लिए कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी के लिए आप फिट बैठते हो। और इसके लिए आपको निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। और इसीलिए जो है कि आपको अभी जो है महत्वपूर्ण मुद्दे जो आपको पेपर में जो आ रहे हैं, उसको आप पेपर एक माध्यम हो सकता है तैयारी का, इंटरव्यू का, उसको आप कैसे जो है कि एक ढाल की तरह बना सकते हैं और कैसे इस पोर्शन को आप अच्छे ढंग से कवर कर सकते हैं। देखिए, पहले ही आपको बता दिया गया है, जो कि 30 मिनट का जो वीडियो था उसमें इंटरव्यू में बताया गया है कि 4 पार्ट बेसिकली होते हैं दोस्तों। पहला जो पार्ट होता है वो होता है आपके व्यक्तित्व से, जिसमें आपको बताया गया था क्या क्या चीज़ें शामिल होती है। बेसिक, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन किस संस्था से आपने किया, और फिर उसके संदर्भ में आपकी हॉबी क्या है, आपके आइडियल पर्सन क्या है, ये सभी चीज़ें होती है। सेकंड जो होता है वो होता है आपके ज़िले और राज्य से संबंधित प्रश्न। थर्ड जो होता है वो होता है समसामयिक प्रवृत्ति के प्रश्न, और जिस प्रश्न पे हम अभी विश्लेषण करेंगे। उसके अलावा जो प्रश्न होते हैं वो आपको स्नातक विषय से प्रश्न होते हैं, ईएसआई के स्किल से संबंधित प्रश्न होगा आपको, और जो जानकारियाँ होनी चाहिए ईएसआई के संदर्भ में उससे संबंधित प्रश्न आपको होंगे। तो इन सभी आयामों को आप अच्छे ढंग से देखिए। और अभी जो हम बात करने जा रहे हैं वो देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि बहुत सारे लोग से हम प्रश्न पूछते हैं कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो वो सीधे मना कर देते हैं कि सर नहीं हो पा रहा है, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं, ईएसआई का पेपर है। तो देखिए, सप्ताह में 2 दिन आप चुनिए, बृहस्पतिवार और रविवार। दोनों दिन जो है कि महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं उसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर उस पर आप अपना व्यू देने का प्रयास कीजिए। क्या आप जवाब दे सकते हैं बिना किसी यूट्यूब चैनल के, किसी अन्य शिक्षकों का राय जाने, खुद आपका ओपिनियन क्या है उस चीज़ के संदर्भ में। बेहतर अंक तभी आप पाइएगा। और फिर ऐसे मानक संस्थान जो कि आपको आइडियल आंसर बताते भी हों, ये नहीं कि जो है कि मॉक ले रहे हैं, उसका वीडियो बना लिए, उसको डाल दिए, ये नहीं है। आपको सुधार की गुंजाइश वहाँ पर करनी है, सुधार करवाना है। हम लोग जो काम करते हैं उसमें जब मॉक होता है तो 15 छात्रों को वहाँ पे बैठाते हैं कि आप लोग भी देखिए इन चीज़ों को, जो कमियां हैं, जो गलतियां हैं, ताकि बच्चे जो है उसमें सुधार करें। यही हमारा प्रयास है।
बहुत सारे लोग कहते हैं सर क्लास लीजिए, क्लास से कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। इंटरव्यू है, वहाँ लिखने का काम नहीं करना है, वहाँ बोलना है, कॉन्फिडेंस लाना है। उस अकेले कुर्सी पर आपको 4 लोगों को देखना है, उसका जवाब देना है, उसके साथ तारतम्यता स्थापित करना है। आपके व्यक्तित्व का परीक्षण हो रहा है, आपकी जो है कि कितना आप रटे हैं इसका परीक्षण नहीं है, आप कितना अंडरस्टैंडिंग अपना डेवलप किए हैं प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए, ईएसआई बनने के लिए, इसका आकलन आपको किया जाना है। ठीक है, कुछ प्रश्न हैं जो पिछले 1 सप्ताह में चर्चा में रहे, उन्हीं प्रश्न को हम लिए हैं और इसका उत्तर आप कैसे उपयुक्त ढंग से दे सकते हैं, इन सभी बातों पर ही हम अभी बात करने जा रहे हैं। पहला नंबर मुद्दा है किसान बिल वापस। प्रधानमंत्री जी आते हैं और किसान बिल वापसी की घोषणा करते हैं। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि किसान बिल वापसी की घोषणा सही है या गलत है। जब ऐसा बोर्ड सवाल करे तो आप प्रश्न को घुमाइए नहीं। बहुत सारे बच्चे होते हैं सर किसान बिल सही था, जो है कि सरकार ने ये कहा था, सोचा था, लेकिन किसान समझ नहीं पाए, बिल वापस हो गया। ऐसा कुछ भी जवाब नहीं देना है। प्रधानमंत्री जी की अपनी राय हो सकती है, उन्होंने ऐसा उत्तर, ऐसा बात रखा जनता के सामने, लेकिन आपका जो उत्तर होगा इससे बिल्कुल थोड़ा सा हटके होगा। और दूसरी नंबर बात, बहुत सारे जो शिक्षक भी बता रहे हैं कि उसके कारण जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य ये कमियां थी, इस कारण आपको बिल की कमियों पे भी नहीं जाना है। सबसे पहले आपको बोलना है कि सर किसान जो बिल है उसकी वापसी जो की गई है वो सही कदम है। कदम सही क्यों है? देखिए, सबसे बड़ा रीज़न एक है, आप प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हो, आप सिस्टम का पार्ट बनने जा रहे हो, तो कोई व्यवहारिक कमियां आपको बतानी पड़ेगी। पहली जो कमियां हैं, जो किसान बिल वापस लेने का पहला जो आधार है उस पे हम बात करेंगे। पहला जो आधार है, ये लंबे समय तक, लगभग 14 माह से ये आंदोलन चल रहा है। जब बिल आया था उसी समय से 14 माह एक लंबी अवधि होती है। जो व्यक्ति आंदोलन करेगा वो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति खराब होगी, मानसिक रूप से परेशान होगा। तो ये दोनों कारण, जो किसान आर्थिक रूप से भी तंगहाली झेल रहे थे, बहुत सारे किसान आत्महत्या भी किए हैं, तो ये एक आधार हो सकता है। दूसरा आधार है कि उन क्षेत्रों की उत्पादकता प्रभावित हो रही थी, प्रोडक्शन प्रभावित हो रहा था हरियाणा पंजाब बेल्ट का। और ऐसे समय में जब कोरोना संकट आया हुआ हो, खाद्यान्न संकट भी एक समस्या बन सकती है आगे भविष्य में, तो इसको देखते हुए प्रधानमंत्री ने किसान बिल को वापस लिया। ये संतुलित उत्तर है, ऐसे ही उत्तर देने का आप प्रयास बोर्ड में करें। देखिए, आपको कुछ ऐसे, हम जैसे ऐसा नहीं है कि सभी लोग यही उत्तर दें, आप में कुछ मौलिक चीज़ें हैं तो उन चीज़ों को भी आप रख सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस ढंग से आपको उत्तर वहाँ पे देना है। एक बयान आया था कंगना रनावत जी का कि जो है कि 47 में वास्तविक आज़ादी नहीं मिली, वास्तविक आज़ादी मिली 14 में। तो इस तरह के जो बयान हैं, आप देखिए, सबसे पहले आप बोलिए कि ये निजी बयान है, निजी विचार नहीं बोलिए, ये विचार हो ही नहीं सकता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं निजी विचार है। विचार उसे कहते हैं जिसका कोई प्रासंगिकता हो, विचार नहीं है ये बयान है, मीडिया में हाईलाइट होने के लिए दिया गया कोई वक्तव्य है। तो ये बयान है, निजी बयान है। अगला बोर्ड अगर क्वेश्चन आपसे करता है कि क्या उन पे देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, तो ये तय करना आपको नहीं है। इसके लिए न्यायालय व्यवस्था भारत में कार्यरत है और ये तय करेगी न्यायपालिका कि उन पे देशद्रोह का मुकदमा चले या ना चले। तो ये सबसे बड़ी बात ये है, कंगना रनावत की जो व्यू है उसको आप कैसे उस पर अपना मंतव्य रखेंगे। इसमें अंडरस्टैंडिंग की बहुत सारे छात्रों की कमी आ रही है और बहुत सारे शिक्षक भी जो है सतही उत्तर बता रहे हैं कि उनके बातों पे ध्यान नहीं देना है, उनके बातों को, जो नीतीश जी का जो स्टेटमेंट आया वही उत्तर बताया जा रहा है। तो इन चीज़ों से बचिए। ये पहले ही आपको बता रहे हैं कि साक्षात्कार एक एक्सपर्ट पैनल के द्वारा ही लिया जा सकता है, बेहतर साक्षात्कार। हमारे यहाँ से जो है 2-2 बार बीपीएससी के टॉपर उच्चतम अंक जो है कि लाए हैं लोग। उसके पीछे मुख्य कारण है कि हम लोग भी समसामयिक प्रश्नों का, परिस्थिति जन प्रश्नों का, सभी प्रश्नों का अध्ययन करते हैं, कैसे किस एंगल से बच्चे को पूछा जाए और कैसे उसमें तारतम्यता छात्र स्थापित कर पाए। यही कारण है कि बेहतर अंक हमारे संस्थान से आए हैं। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन जो आपका है, दिल्ली में प्रदूषण। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के पीछे कारण क्या है? बहुत सारा दलील आया। पहले तो
दिल्ली गवर्नमेंट बोली कि पोल्यूशन का कारण पराली है। उसके बाद बहुत ज़्यादा जो है कि पराली के बाद जो है कि बातें चली पटाखा का पोल्यूशन है। नासा की जो रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि पराली का जो पोल्यूशन है वो लगभग 90% भाग है। मतलब टोटल पोल्यूशन का 90% जो हिस्सा है वो पराली का हिस्सा है और पटाखे का हिस्सा जो है कम है उसकी तुलना में। उसके अलावे भी आपको बहुत सारे उद्योग इंडस्ट्री स्थापित हैं, वहाँ पे मोटर वाहन चलते हैं, उनसे भी पोल्यूशन होता है। तो सभी का सम्मिलित परिणाम है दिल्ली का बढ़ता पोल्यूशन। और इसके कारण इफ़ेक्ट क्या पड़ा है दोस्तों, इसका असर क्या पड़ा है दिल्ली की जनता पे, ये भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सल्फ़र डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है, वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है, नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है, O3 की मात्रा बढ़ गई है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी बीमारियाँ हो सकती है, विभिन्न तरह की बीमारियाँ हो सकती है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि पराली की समस्या का सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो बहुत तरह के विचार इस संदर्भ में आ रहे हैं, उन विचारों पर आप आधारित उत्तर दे सकते हैं। उनसे बायोडीजल का निर्माण संभव हो सकता है, उसको उस खेत में ही नष्ट करने के लिए ऐसी तकनीक कुछ विकसित किया जाए। किसानों को इस क्षेत्र में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। इस तरह के उत्तर आप दे सकते हैं, ठीक है। और भी हमारे संस्थान आइएगा तो बहुत तरह के उत्तर आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि हम लड़के जो उत्तर देते हैं अगर उनका उत्तर सही है तो उसमें हम कोई बदलाव नहीं करते हैं। यही कारण है कि मैं स्पेशल कक्षा इन सभी टॉपिकों पे नहीं लेता हूं, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपना विजन होता है, व्यू होता है। अगर कुछ तार्किक व्यू है तो मैं नहीं चाहता कि एक ही व्यू को सभी बच्चे बोलें। ये इंटरव्यू का तैयारी का पार्ट नहीं है दोस्तों, इसीलिए इंडिविजुअल तैयारी है। आपको बार बार हम समझाते हैं, इंटरव्यू बिल्कुल व्यक्तिगत तैयारी है। इसको किसी क्लास में कराने के लिए व्यू तो आप दे सकते हो, जैसा कि व्यू मैंने पिछले वीडियो में भी दिया, लेकिन एक तरह से सबकी तैयारी कराई जाए, ये साक्षात्कार की बेहतर रणनीति है ही नहीं। फिर अगले क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं, शराब पर समीक्षा बैठक, शराबबंदी। मुख्यमंत्री के द्वारा समीक्षा बैठक करवाई गई। मुख्यमंत्री ने इस मामले को संज्ञान में क्यों लिया? क्योंकि आप जानते हैं कि अवैध शराब के कारण बहुत सारे लोगों की जानें गई और उसके बाद ये समीक्षा बैठक आयोजित किया गया। अब प्रश्न यहाँ पर दो तरह की आपके आ सकते हैं। पहला तो आपसे जुड़ा हुआ, आपके पद से जुड़ा हुआ प्रश्न आ सकता है कि ESI की शराबबंदी में क्या भूमिका हो सकती है, शराबबंदी को सफल बनाने में। मुख्यमंत्री की जो बैठक थी उसमें दो तरह की बातें की गई। एक तो ESI से संबंधित बातें हैं, उसमें बातें जो की गई कि जो अंतर्राज्यीय शराब आता है, दूसरे राज्य से आ रहा है, उसको भी नियंत्रित करना है और इसमें ESI की भूमिका हो सकती है दोस्तों। दूसरे जिला से भी आने वाले शराब को हमको रोकना है, तो इसमें भी ESI की भूमिका हो सकती है। तो इन सभी जवाबों को आप दें शराबबंदी को सफल बनाने के लिए। तो मुख्यमंत्री ने इसमें चौकीदार से लेके आपको DGP तक के जो है कि भूमिका को बताया है कि कैसे भूमिका वो निभाएं, कैसे उन अगर शराब पाया जाता है किन किन व्यक्तियों पर दंडनीय कार्रवाई हो सकती है, ये सभी चर्चा उसमें की गई, ठीक है। तो आपको यही बात बताना है। अगर यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकते हैं इंटरव्यू में, क्या शराबबंदी को वापस ले लेना चाहिए? बहुत सारे लोग जवाब देते हैं, हमारे संस्थान में भी जवाब दिए कि सर नहीं, शराबबंदी होने से डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है। ये कोई आधार नहीं है। शराबबंदी डेवलपमेंट का आधार होता तो प्रति व्यक्ति आय गोवा का सर्वाधिक नहीं होता। सबसे ज़्यादा शराब पीने वाले लोग गोवा में रहते हैं और सबसे ज़्यादा जो आपको प्रति व्यक्ति आय है वो भी गोवा का है। तो ये कोई पैरामीटर नहीं है डेवलपमेंट का। लेकिन शराबबंदी के कुछ फ़ायदे हैं, आप फ़ायदे बता सकते हैं? सामाजिक फ़ायदा है। सामाजिक फ़ायदा में नीतीश जी जो इस परिकल्पना को लाए शराबबंदी, उसमें महिलाओं की भूमिका बहुत बड़ी रही। महिलाओं को उन्होंने बताया कि दबाव समूह के रूप में उन्होंने काम किया और मुख्यमंत्री के पास एक संदेश आया था चुनाव के दौरान कि शराबबंदी को आप लागू करवाइए, और इसी को देखते हुए उन्होंने बोला कि हमने लागू किया। ये तो उनका मत है, लेकिन हम इसको सपोर्ट कैसे करें कि शराबबंदी सही कैसे है? तो सबसे पहला आधार है कि इससे सामाजिक रूप से जो घरेलू हिंसा होती थी महिलाओं के साथ, उसमें कमी आई है, पहला तरह।
दूसरा जो तर्क होना चाहिए आपका, दूसरा जो महत्वपूर्ण तर्क है दोस्तों, यातायात के दौरान जो शराब के कारण जो मृत्यु होती थी उसमें भी गिरावट देखी गई है। बिहार सरकार तो जीरो दिखा रहा है इसे। तीसरा जो महत्वपूर्ण आपको बदलाव हुआ है कि जो लोग शराब पीते थे, अब तो शराब रुक गई, तो वो पोषक युक्त खाने खा रहे हैं, दूध मंगा रहे हैं, मटन मंगा रहे हैं, मुर्गे पे खर्च कर रहे हैं मंगाने पे, तो उनका पोषण आहार जो है परिवर्तित हो गया। उन अपने बच्चे को शैक्षणिक जो है कि योग्यता के प्रति प्रतिबद्ध हुए। तो इन सभी बदलाव को हम उसमें बता सकते हैं। स्वास्थ्य की स्थिति में भी सुधार एक महत्वपूर्ण फैक्टर हो सकता है। तो ये सभी आपको जवाब देना है इंटरव्यू में। आप थोड़ा बहुत सीख रहे होंगे कि कैसे आपको जवाब देना है। एक आया है असर रिपोर्ट न्यूज़ में। अगर पेपर आपने हिंदुस्तान पढ़ा होगा तो ये बहुत रिपोर्ट में बहुत सारा तकनीकी चीज़ होता है, उसको आप लोग देखा कीजिए। असर रिपोर्ट 2021, 46% बच्चे स्मार्ट जो है कि डिजिटल उपकरण से जुड़ गए हैं, डिजिटल मोबाइल से। और ये जो है कोरोना काल में शिक्षा का एक बहुत बड़ा माध्यम है। जो बच्चे के पास स्मार्ट मोबाइल नहीं होगा वो डिजिटल शिक्षा प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ें हैं, और इसमें निजी स्कूल के बच्चे ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इस रिपोर्ट के संदर्भ में भी आपको जानना होगा। अगला जो फैक्ट है महत्वपूर्ण, बिहार में निजी डॉक्टर जो कोरोना काल से मरे उनके परिवारों को भी 50 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। ये जो है कि आपको महत्वपूर्ण फैक्ट है, और ये है राज्य मानवाधिकार ने इसकी बात की थी और इसको लागू करने की भी बात की जा रही है, ठीक है। वाटर, ये जो है मोटर वाहन जो है अधिनियमों और यातायात नियमों के उल्लंघन में अब ई चालान, अगर आप इसका उल्लंघन करते हैं मोटर वाहन अधिनियमों का, यातायात नियमों का, अगर पटना में आप 2 लोग हैं और हेमलेट का यूज नहीं किए हैं तो कितना दंड का प्रावधान हो सकता है? आपको आगे पीछे दोनों लोगों को लगाना है पटना नगर निगम में, तो आपको 2000 रुपये का चालान। अगर किसी गांव में आप चला रहे हैं या फिर किसी अन्य शहर में चला रहे हैं तो वहाँ पर आपको सिर्फ आगे वाले को ही पहनना है हेमलेट, तो वहाँ 1000 रुपया लगेगा दंड। तो ये सभी आपको जानना चाहिए, क्या क्या नियम है उसके बारे में आपको दे दिया गया है, ग्रुप में आपको भेज दिया गया है, ठीक है। अब चलते हैं डिजिटल साक्षरता। ये बहुत बड़ी बात है। डिजिटल साक्षरता की दिशा में बिहार सरकार बहुत ज़्यादा पहल कर रही है, और इस दिशा में आपको ये प्रयास किया गया है कि 1 से लेकर 12 तक ई लाइब्रेरी के माध्यम से जो भी पुस्तकें हैं उसको उपलब्ध कराना, ठीक है। उसके लिए पोर्टल का निर्माण किया गया है। तो इन सभी चीज़ों को भी पूछा जा सकता है। एक रिपोर्ट आई है शहरी कार्य मंत्रालय का, स्वच्छता रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है, और ये पटना के महापौर जो हैं, ये इन्होंने बोला है कि पटना का जो पोजीशन है उसमें सुधार आया है। ये खुशी की बात है। अब देखिए पटना का पोजीशन क्या है इसमें, इसको थोड़ा सा देखते हैं। ये सुधार कैसे आया? अगर 21 का रिपोर्ट आप देखिएगा तो टोटल 48 जो है कि आपको शहर का था स्वच्छता सूचकांक 10 लाख से अधिक आबादी वाली, ठीक है। उसमें पटना का पोजीशन है 44। मतलब पोजीशन तो बहुत ख़राब है स्वच्छता में। 44 पोजीशन है। पहला पोजीशन आपका इंदौर का है, दूसरा पोजीशन आपका कोटा का है, ठीक है। तो ये आपको जानना चाहिए। लेकिन बिहार का राजधानी का पोजीशन है आपका 10 लाख से अधिक आबादी वाले में 44वां पोजीशन। 48 में 44 अच्छा पोजीशन तो नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ बिहार के लिए अच्छी बात मानी जा सकती है, क्योंकि पिछले बार का जो रिपोर्ट था 2020 का स्वच्छता का, उसमें 47 शहरों को शामिल किया गया था और पटना का पोजीशन था 47वां, ठीक है। लास्ट पोजीशन पे थे हम लोग। इस बार 48 शहर शामिल किए गए थे 10 लाख की आबादी से अधिक, और उसमें पोजीशन है आपका 44वां। एक और जो है कि आप इसमें जो है कि सर्वेक्षण किया गया है गंगा के किनारे जो है वैसे शहर जो 1 लाख से अधिक आबादी के हैं, और इसमें बिहार के एक शहर है मुंगेर जिसका स्थान आया है दूसरा। तो ये सभी फैक्ट भी आप लोग देख सकते हैं फैक्ट के बेसिस पे। ऐसे जो आपको
फैक्ट के आधार पर तो आपको अवलोकन पेपर का करना ही है, और साथ में आपको विजन के आधार पे, व्यू के आधार पे भी अवलोकन करना है। तो यही चीज़ें आप लोगों को बतानी थी। और इसके अलावा आपको बिहार में जातीय जनगणना पर फिर से जो है सुगबुगाहट शुरू हो चुका है। जातीय जनगणना के मुद्दे पर मुख्यमंत्री का जो बयान आया है, उनमें उन्होंने कहा है कि इसके लिए सर्वसहमति से विभिन्न दलों के द्वारा निर्णय लिया जाएगा और उस मांग को हम आगे बढ़ाएंगे। ये सभी बातें हैं दोस्तों। और ईएसआई का जो इंटरव्यू है वो आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है कि आप उस पद के लिए कितना योग्य फिट होते हो। इसके लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए। अब बहुत सारे लोग कहते हैं सर आप बार बार वीडियो बनाने की इसमें आवश्यकता उतनी नहीं है, जहाँ ज़रूरी रहेगा हम बनाएंगे। और दूसरी नंबर बात ये है कि बहुत सारे लोग की ये शिकायत रहती है कि सर आपसे जुड़ें कैसे। तो आप हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 पे आप कॉल कर सकते हैं, आप जुड़ सकते हैं। हमारी साक्षात्कार की सीरीज़ जो है चल रही है, बहुत सारे लोग इसमें जुड़ चुके हैं। और निश्चित रूप से आपको मैं यही कहूँगा, आपके व्यक्तित्व के परीक्षण के लिए, आपके व्यक्तित्व में गुणवत्तापूर्ण जो है कि उसमें समावेश हो, जुड़ाव हो, इसके लिए आपको कम से कम 2 से ढाई महीने का आवश्यकता है। कैसे आप एंट्री करते हैं, कैसे आप बैठते हैं, कैसे बोर्ड का अभिनंदन करते हैं, आपका बोलने का तरीका क्या है, आपके टोन कहीं क्षेत्रीय तो नहीं हो जा रहे हैं, लय आपका कैसा है, ऊंचे स्वर में आप बोलते हैं या मध्यम स्वर में बोलते हैं, सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं और उसमें हम लोग सुधार का प्रयास करते हैं ताकि आप बेहतर अंक पाएँ। ठीक है, तो जो भी लोग हमारे संस्थान से जुड़ना चाहते हैं, हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 पे कॉल कर सकते हैं। और एक ही बात कहूँगा कि जो भी संस्थान में आप पढ़ें वो फ़ैसला आपका है, लेकिन आप अपने साथ ईमानदारी पूर्ण जो है तैयारी पर बल दीजिए। कोई संस्था आपको टॉपर नहीं बनाती है। हमारे यहाँ से भी बीपीएससी में अधिकतम अंक पाए हैं, लेकिन उसमें आपको लड़के की भी मेहनत से इनकार नहीं किया जा सकता है। मेहनती छात्र हमारे पास होते हैं, हम जो दिशा देते हैं उस पर वो काम करते हैं। तो सभी लोगों से यही बात कहूँगा कि आप लोग साक्षात्कार की रणनीति पे काम कीजिए और बेहतर ढंग से काम कीजिए। और निश्चित रूप से जो लोग नए हैं, जो कभी साक्षात्कार नहीं दिए हैं, किसी न किसी संस्था से जरूर जुड़ें। और एक विकल्प के रूप में हमारी संस्था भी आपको हो सकती है, जो कि इंटरव्यू की तैयारी के लिए संभवतः पटना की सर्वश्रेष्ठतम संस्थानों में से एक है। ठीक है, आप लोगों को धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो।